सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में हुकूमत साजी हो रही है और सब मामलात तय किए जा रहे हैं। वफाक में कौन होगा, पंजाब में कौन होगा, बलूचिस्तान में कौन होगा, सिंध में कौन होगा। अब इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि सदर मुमलिकत जो है वो नेशनल असम्बली का इजलास बुलाएं, जबकि ये ज़राए ये कह रहे हैं कि समरी तो उन तक पहुँच गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पे दस्तखत नहीं किए या किए हैं। ज़राए ने खाली ये बताया है, जो न्यूज़ चल रही है जाहिर सी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि शायद कुछ सीटें हैं और वो मखसूस नशिस्तों की हवाले से जिक्र कर रहे हैं, जो कि अब तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद में उन्होंने शमूलियत इख्तियार किया, तो वो रिजर्व सीटों का शायद इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कोरम पूरा नहीं। अब इस पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तनकीद कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि चाहे सदर मुमलिकत इसे बुलाएं ना बुलाएं, 29 तारीख तक जो नेशनल असम्बली का जो स्पीकर होंगे या जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे वो इसको कॉल ऑन कर सकते हैं। सो मामलात अब तय किए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मामलात ये भी हैं कि आप जानते हैं कि हर तरफ एहतजाज भी हो रहा है और कल मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने इधर कराची में सिंध में बहुत बड़ा एहतजाज किया, तो सोमरो साहब जो हैं वो थोड़े से इंजर भी हो गए, उनकी टांग पर चोट भी लग गई। खालिद सोमरो साहब जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिंध के और JUIF के, और उन्होंने उनके कॉन्वॉय को रोका भी गया। तो जाहिर सी बात है ये मामलात उधर सिंध असम्बली में हल्फ उठाया जा रहा था। दूसरा, अब जो अहम बात होगी ना वो ये होगी कि चलें वज़ीर आज़म का ओहदा तय हो गया, सदर मुमलिकत का भी पता चल गया कि किसके लिए वोट डाल रहे हैं। दूसरी एक अहम डेवलपमेंट ये आप देख लें कि कल तक खबरें ये आ रही थी कि पीपल्स पार्टी चाहती थी कि उनका जो स्पीकर है वो अनअपोज्ड इलेक्टेड हो जाए, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जब कल मुझसे शो पर उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, हमसे बातचीत तो हो रही है। अब मामला ये है कि उन्होंने जाहिर सी बात है सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके अपने कैंडिडेट को उन्होंने यहाँ वोट डाले। जाहिर सी बात है उनके वोट तो कम थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया पीपल्स पार्टी के अनअपोज्ड कैंडिडेट को। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा कि जो इस वक्त राब्ता कमेटी का इजलास चल रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, खबरें ये आई हैं कि कल जो डेवलपमेंट हुई है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान के लिए पहले उन्हें इलेक्ट कर लिया जाए, उसके बाद वजारतों पे लेन देन हो। जबकि 6 से 7 वजारतें MQM पाकिस्तान मांग रही है, जिसमें हाउसिंग है, पेट्रोलियम है, ओवरसीज है, उसके साथ साथ पोर्ट्स एंड शिपिंग है और एक दो और है, शायद कम्युनिकेशन है। ये ज़राए हमें बता रहे हैं कि ऐसी डिमांड्स चल रही हैं। अब इस पे कितना कंसीड करेगी PMLN या नहीं करेगी, और आईनी ओहदा जो एक स्पीकर जो एक सेनेट का ओहदा है उसके लिए बात की जा रही है, या शायद स्पीकर का ओहदा है उसके लिए बात की जा रही है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की। अब मामलात किस तरफ जाते हैं ये तो देखना पड़ेगा कि अगर इसी तरह ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई तो ये हुकूमत चलाना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा। इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो ये है कि नेशनल असम्बली तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट बेस्ड यानी कि जो कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं उनकी 92 हैं, PMLN की 79 है, MQM पाकिस्तान की 17 है और पीपल्स पार्टी की 54 है। और आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे लेकिन वजारतों में नहीं बैठेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं दोस्त मोहम्मद खोसा, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उसके साथ साथ हम खुरम शेर जमान साहब से बात करेंगे, अब्दुल्ला गुल साहब से, राशिद सोमरो से और अरशद वोरा साहब से। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो पहले उनसे उनकी सूरत हाल पूछते हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। चले तो सियासत में पहले आपसे इलेक्शंस पर बात हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे मामलात आ गए, कुछ बड़े सरप्राइजेस भी थे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में आपकी हिकमत अमली क्या होगी? मतलब पंजाब के हवाले से क्या आपने PMLN से कोई डिमांड्स रखी हैं, अनअपोज्ड उनके साथ साथ चलेंगे? और वफाक के हवाले से ये जो MQM पाकिस्तान की भी कुछ खबरें आ रही हैं इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। 17 सीटें 6 वजारतें। सबसे पहले तो जी पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टांस है जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने
जो कमेटीज फॉर्म की थी एट द फेडरल लेवल एंड एट द प्रोविंशियल लेवल जी, उनकी मुलाकातें जो हैं वो PMLN की कमेटी के साथ होती रही। उनमें बहुत सारे मामला जो हैं वो तय हो गए, जिनमें सबसे पहली चीज़ जो ये थी कि वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द फेडरल कैबिनेट एंड हुकूमत साजी का हिस्सा रहेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा खोसर साहब, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डज दैट इवन मीन बाय द वे? दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट कायम करने में पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी, लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेगी। तो आप एक ऐसी, ओके ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, लेकिन अवाम को ये बात किस तरह आप समझाएंगे कि जी आपने, चले फर्ज करें मैं एक बात कर लेती हूँ, ये जाहिर है पाकिस्तान के मफाद में अच्छी बात है कि एक हुकूमत साजी होने जा रही है, लेकिन इन द लॉन्गर रन, मतलब लेट्स अज्यूम आफ्टर द IMF पैकेज अ ईयर और 2 years, व्हाट इज पीपल्स पार्टी गोइंग टू से दैट हम इनको सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? नहीं, ईयर 2 years डाउन द लेन वो तो फिर तब की बात है ना, जब वो ईयर या 2 years जो है वो जब वक्त आएगा। फिलहाल तो जरूरत यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत कायम हो। ठीक, जिस अंदाज में इलेक्शंस कराए गए वो तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर। ठीक, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह से कंडक्ट किया गया और जिस तरह से कंडक्ट रहा फिर उन फोर्सेस का या उन कुव्वतों का जिन्होंने पाकिस्तान में ये हालात पैदा कर दिए कि कोई एक जमात या 2 जमातें मिलकर हुकूमत साजी नहीं कर सकती, और जिस नाजुक मरहले पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है माशी तौर पे और माशरती तौर पे, माशरा भी और मईशत भी, ठीक कह रहे हैं आप, उसमें फिलहाल ज़रूरत यही है कि हुकूमत कायम हो और वो जो बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा सके बढ़ाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इस पे एक वाज़ेह स्टांस लिया था, लिया है और लिया रहेगा उनकी तरफ से। एक चेक भी होना चाहिए ना गवर्नमेंट के ऊपर। एक मेजर फोर्स है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड अगर वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनती तो इसका बड़ा वाज़ेह सबूत ये है कि वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करेगी। अगर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कहीं पे फॉल्टर कर रही होगी तो वहां पे पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। अगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा होगी तो जिस तरह से ये पिछले 16 महीनों के अंदर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस रहे, वील हैव टू एडमिट दैट, हम उसे रूगर्दानी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का हिस्सा होने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, ठीक, लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़ी वहां पे आवाज भी उठाई। ठीक, जाहिर बात है हुकूमत से बाहर रह के हुकूमत पे चेक रखना जो है वो ज्यादा मुअस्सर होगा बजाय इसके कि हुकूमत का हिस्सा रह के और फिर उस पर बात की जाए। चलें ठीक है, तो लेट्स से कि फिर मेजर प्लेयर्स जो होंगे इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और PMLN होगा, बिकॉज आपका सपोर्ट होगा ऑन बिल टू बिल, इशू टू इशू बेसिस, एंड ऑब्वियसली आप जब चेक रखने की बात कर रहे हैं तो योर पार्ट सपोर्ट एंड पार्ट ऑपोजिशन, लेट्स पुट इट दैट वे। अरशद वोरा साहब, थैंक यू सो मच वक्त निकालने का। अब तक की जो आने वाली इतलात हैं वो क्या मामलात आपके तय हुए हैं? ये सुनने में आया है कि शहबाज शरीफ चाहते हैं कि आप लोग पहले उनको इलेक्ट करवा लें फ्रॉम दी असेंबली एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद आप अपनी डिमांड्स जो रखें वो रखें। लेकिन अब जाहिर सी बात है अभी तो आपका राब्ता कमेटी का एक इंपॉर्टेंट इजलास चल रहा है और मुझे पता है कि वहां से आने वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं आपकी पार्टी में, लेकिन बिकॉज आप बहुत एक सीनियर मेंबर हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके तरफ से क्या ये बात दुरुस्त है कि गवर्नर सिंध और 6 वजारतों की बात हो रही है? आपकी आवाज जैस्मीन, एक तो मैं बता दूं कि आपकी आवाज जो है वो काफी कट रही थी और अभी राब्ता कमेटी का इजलास खत्म हुआ है, मैं उसी से फारिग हुआ भी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मुतालबात ये रखे गए हैं कि पहले वजीर आजम का इंतखाब हो जाए, और देखें ये सब जो है ना इस वक्त स्पेकुलेशंस चल रही हैं और हकीकत ये है कि जो अभी हमने ऑफिशियली एक अपना बयानिया दिया है कि हमारी जो है मीटिंग्स दे आर ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, और हमने जो बात की थी कि हमने ये अलायंस की जो बात है ये अब आज की नहीं है, हमने इलेक्शन से बहुत पहले ये तमाम बातें रखी थी। और जाहिर सी बात है कि उसमें हमारा मेजर जो इशू है वो बिल है असेंबली में फ्लोट करना, जो बिल शायद ही कोई पार्टी मना कर सके उसको कि ये जो है बिल ठीक नहीं है। और वो आपको पता है कि वो बिल जो है आर्टिकल 140A को डिफाइन करके हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट होने के बाद उस बिल को पेश किया जाए, जिसमें के इख्तियारात को फाइनेंशियली जो है एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ये सारा जो है
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पर इसको मुंतकिल होना चाहिए। वो तो बड़ी क्लियर बात है, वो तो आपकी बड़ी क्लियर डिमांड है जी। ठीक है अरशद वोरा साहब, दैट इज वेरी क्लियर। वो हमारा देखिए मेजर यही है, जहाँ आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज जैस्मीन मुझे नहीं आ रही। हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं, आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। इसको प्लीज जरा फिक्स कर लें, बिकॉज इंपॉर्टेंट बात है। वो राब्ता कमेटी का इजलास खत्म हो गया और बिल की बात उन्होंने की है, उस पर मैं उनसे मजीद बात करूंगी। राशिद सोमरो साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ राशिद सोमरो साहब। आपको चोट कैसे लग गई कल? ये समझ में नहीं आया कि ईंट लगी है या आंसू गैस का शेल लगा है, क्योंकि वहां से पुलिस वालों ने ईंटें भी बरसाई और आंसू गैस के शेल भी थे और रबड़ की बुलेट भी थी, तो वो हड्डी तक अंदर उससे उसको बहुत नुकसान दिया है। रात काफी लेट में धरना खत्म करके हॉस्पिटल गया था, तो स्टिचेस वगैरह भी लगे आपको? और जी मैं बिल्कुल फॉलो करी थी, मैंने पूछा भी था, आपकी पार्टी के लोग भी यहाँ शामिल थे और हमने इस इशू को कल उठाया था। चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अपनी हिफाजत में रखे। राशिद सोमरो साहब, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या स्टांस है? कोई बातचीत करना चाहते हैं या वो ये कह रहे हैं, जो उनका मौक़िफ़ अब तक सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है इंटरव्यूज के जरिए, उनके बयानात के जरिए, आप लोगों से बातचीत के जरिए जो हम तक पहुंच रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम मामला तब तक चलते रहेंगे जब तक के इलेक्शंस के हवाले से, धांधली के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बनाई जाती। लेकिन एक तरफ ये, दूसरी तरफ मुकम्मल हुकूमत साजी की तैयारियां हो चुकी हैं। जैस्मीन देखें, हुकूमत बन रही है नहीं बन रही, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। ठीक, हम अपने जनरल काउंसिल के इजलासों पर फोकस किए हुए हैं। इस्लामाबाद का जनरल काउंसिल का इजलास हो गया है और परसों हमारा KPK के जनरल काउंसिल का 27 का इजलास है, 3 को सूबा सिंध का है, 5 को बलूचिस्तान का है और 8 को पंजाब की जनरल काउंसिल का इजलास है। ठीक, उसके बाद हम अपने हतमी फैसले पर आएंगे। बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब छोटे सियासतदान तो नहीं है, बिल्कुल। पूरी जिंदगी उनके वालिद ने, उन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए, पार्लियामान के लिए गुजारी है और उसके लिए उन्होंने उसका बहुत सारा नुकसान भी उठाया है जी। क्यों 1 महीना गुजरने के करीब हुआ चाहता है, 20 दिन हो गए हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन उस पर टस से मस नहीं हो रही, क्यों सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से नोटिस नहीं ले रही? अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के इल्जामात हुकूमत में बैठने वाले ग्रुप समझते हैं कि वो नाजायज हैं, इलीगल हैं, गलत बात कर रहे हैं, तो कम से कम मौलाना साहब को उनकी जमात को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए, सुनना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है, मेरी खुद अपने लाड़काना की जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ जो हल्का है और शिकारपुर का NA 193 का हल्का है, मैंने RO DRO से लेकर सूबा इलेक्शन कमिश्नर से लेकर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तक एप्लीकेशन रिसीव करवाई है, लेकिन मेरी किसी एप्लीकेशन पे सिंगल जवाब भी नहीं आया अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि भाई वो इस पे समाअत भी करेंगे या नहीं करेंगे, सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे। तो ये रवैया है हमारे इदारों का हमारे साथ। चले, इदारों का तो ये रवैया है, लेकिन राशिद सोमरो साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग आप लोग ये चाहते हैं, एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आने वाली जो गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादी है और जो PDM का आप बड़ा अहम हिस्सा रहे, तो आपसे कोई यानी कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये इनका वफ्द की कोई मुलाकातें हो और मतलब उन मुलाकातों से आप क्या समझते हैं कि ये प्रेशर डेवलप करेंगे अदारों पर? नहीं, हमारा प्रेशर कतई तौर पर न इस हवाले से जरदारी साहब के लिए है, न इस हवाले से नवाज शरीफ साहब के लिए, न PTI के लिए। आप देखें ना, हमने तो PTI को भी वेलकम किया अपने घर पे जब वो तशरीफ लाए, हालांकि वहाँ पे KPK में तो मैंडेट PTI को दिया गया है। इस हवाले से हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, सुप्रीम कोर्ट से है, एस्टेब्लिशमेंट से है। हम चाहते हैं कि अवाम के वोट के साथ मजाक न किया जाए। जैस्मीन, एक बात आपको बताऊं, आप जरा इस पे गौर करें, 2018 में जो मैंडेट PTI को था, आज 2024 में भी उससे मिलता जुलता मैंडेट PTI को है। जो मुस्लिम लीग नून को था, जो पीपल्स पार्टी को था, आज भी उससे मिलता जुलता मैंडेट दोनों जमातों को है। 2018 में हमने कहा धांधली हुई है,
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमारे हमनवा हुए कि हाँ धांधली हुई है। क्यों? इसलिए कि वो इक़्तिदार नहीं बना रहे थे। इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने कहा कि नहीं शफाफ इंतखाबात हुए। क्यों? क्योंकि वो हुकूमत बना रहे थे। आज फिर पीटीआई कह रही है कि धांधली हुई है क्योंकि वो इक़्तिदार नहीं बना रहे। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात और रजाई साहब की जमात कहती है कि नहीं साफ शफाफ इंतखाबात हुए हैं इसलिए कि वो हुकूमत बना रहे हैं। नहीं सोमरो साहब, पीपल्स पार्टी तो ये चीख के कह रही है कि शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। वो तो अभी खोसा साहब ने भी ये कहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैंने ये कहते सुना कि हमें बहुत ज्यादा तशवीश है, हमें शक व शुबात है, लेकिन जाहिर सी बात है मुल्क को लेके चलना तो है ना आगे। मतलब है अगर कोई भी हुकूमत नहीं बनाएगा तो क्या करें, फिर दोबारा इलेक्शन कराएंगे? तो शक व शुबहात का मतलब ये होगा कि आप झूठ पर, जाली मैंडेट पर, कौम के चुराए हुए वोट पर एक हुकूमत बनाएंगे और आप समझेंगे कि इससे खैर होगा, मुल्क आगे जाएगा, आवाम इसको कबूल करेगा। ओके चलिए, ये पॉइंट आ गया। सोमरो साहब मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अरशद वोरा साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी। अच्छा, राशिद सोमरो साहब की भी गुफ्तगू आवाज आ रही है? ओके, राशिद सोमरो साहब को भी आपने सुना? जी जी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो पहले हम वो बात कर लेते हैं जो कंप्लीट नहीं हुई थी, और फिर अगर आप भी इस पे कमेंट कर लें कि वो ये इस पे सेकंड पार्ट पे कमेंट कीजिएगा कि वो कह रही है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कह रही हैं कि हमें एहतजाज तो है लेकिन वो डाका मार के चोरी करके एक मैंडेट पे अगर हुकूमत बनाएंगे तो वो हुकूमत कैसे स्टेबल होगी और कब तक होगी। इस पे खोसा साहब यू कैन ऑल्सो कॉमेंट, पर वोरा साहब कैन यू कंप्लीट दैट कि अभी राब्ता कमेटी के इजलास में फिर क्या डिसाइड हुआ? क्या बातें पहले आप सपोर्ट करेंगे, पहले आप वजारतों पे बात करेंगे, या पहले इस बिल पे कोई हतमी बात होगी, इस बिल पे आपको हामी भर के कंफर्म पीएमएल-एन की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब मिलेगा तो आप शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे? देखिए, इन एनी केस में आपको एक बात बता दूं, वजारतें जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो चीजें जो है बाद में भी डिसाइड हो सकती है। हमारा मेजर इशू वही 3 पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, उस पे ये एग्री हो जाते हैं। तो फिर हमने तो पहले भी मैंने आपसे अर्ज किया कि ये हमारे साथ जो है इलेक्शन से पहले भी इस बात पर इनका इत्तेफाक था, आज भी इत्तेफाक है। लेकिन इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि 2/3 मेजॉरिटी किसी भी बिल को अप्रूव करने के लिए, उसके लिए फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जरूरत होगी। और मैं ये समझता हूँ कि इवन पीटीआई भी जो है वो भी यही बात करती थी जो हमने जिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की है। तो इस बिल को सबको ही सपोर्ट करना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है ये आवाम के सामने सब बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगे कि कौन आवाम के हक में फैसला चाहता है, कौन तो आपने जो पूरी इलेक्शन कमीशन, एक सेकंड, तो वोरा साहब, जो आप लोगों ने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई जिसके ऊपर आप लोगों ने, और इस पे आप लोगों ने सहाफियों से भी मुलाकातें की, अपना पूरा मौक़िफ़ दिया, एक नए मैं कहूंगी नए विजन के साथ आप आए और इंडोर्स किया आपने, पीएमएल-एन को आपने ऑन बोर्ड लिया। हालात उस वक्त इसलिए मुख्तलिफ थे कि वो समझ रहे थे उनको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली अवाम ने एक सरप्राइज दे दिया तो मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली। अब इस बिल पे 2/3 मेजॉरिटी आपके लिए लेना बहुत मुश्किल है ना जी? अवाम ने सरप्राइज नहीं दिया? अच्छा, अवाम ने सरप्राइज नहीं दिया, देने वालों ने सरप्राइज देने वालों ने। लाडला 1, 2, 3 and 4 the season continues। वोरा साहब इस पे कमेंट कीजिएगा ना कि फिर किस तरह 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं मिल सकती। विल यू स्टिल सपोर्ट शहबाज शरीफ? 4 लाडलों का जो इस्तेलाह है मैंने क्रिएट की है। देखिए मैं जी देखें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम भी गए, ये लोग भी गए, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कल फैसले भी दिए हैं, कोई मेरे ख्याल से 30-35 सीटों के तो फैसले भी दिए उन्होंने। वहाँ जाहिर सी बात है लोगों को फॉर्म 45 के साथ जाना था, 47 के साथ जाना था, वॉट एवर इट वॉज। जहाँ तक ताल्लुक है शहबाज शरीफ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करने की, डेफिनेटली ये हमारा एक मुत्तफ़क़ा फैसला है। राब्ता कमेटी ने कहा कि जो है शहबाज शरीफ साहब को हमने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए सपोर्ट करना है। अभी दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो बात कर रहे थे कि सरप्राइज तो थी, सरप्राइज तो वाकई सरप्राइज है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी को जो है पहले इतनी सीटें नहीं थी, आज पीपल्स पार्टी को किसी की भी जरूरत नहीं है, और पीपल्स पार्टी सिंध में जो है इस वक्त सिंध असेंबली में 111 नशिस्तों पे बैठे हुए हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 84 सीट्स उन्होंने जीती। तो सरप्राइज उस पर नहीं हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें जीत गए। और सिमिलरली आप कराची देखें तो कराची में हमेशा 3-4 सीटें मुश्किल से जीतते थे, आज ये कराची में 7 सीटें जीती हैं इन्होंने। तो ये सरप्राइजेस तो साहब आप जल्दी से कमेंट कर लीजिए, फिर मैं अब्दुल्ला गुल साहब की तरफ जाऊंगी।
किस बात पे कमेंट करूं जी? इस पे कमेंट कर लेना कि आप खुद भी कह रहे हैं कि अवाम ने सरप्राइज दे दिया, देने वालों ने दे दिया। अब वो सोमरो साहब भी कह रहे हैं कि जी उनको बड़ा गिला है, मौलाना साहब खुल के एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप, और पीपल्स पार्टी के लिए वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर, और पीटीआई से भी जो मेरी बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस बात पे आप लोगों को इत्तेफाक है कि मैंडेट चोरी हुआ है, आपका भी, पीएमएलएन कहती है हमारा भी, तहरीक इंसाफ कहती है हमारा भी, तो फिर मतलब है किसकी बात सुनी? जो सबका ही अगर मैंडेट चोरी हो गया है तो मतलब है मिल बैठे ना जी सारी लीडरशिप जो है, जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है, जो उनके बानी चेयरमैन है वो तो पाबंद है, लेकिन उनके बाद जो जिनके जिम्मे लीडरशिप आई हुई है वो भी तो किसी से बात करना नहीं चाहते ना जी। मुल्क इस तरह से तो नहीं आगे बढ़ सकता कि मैं ना मानूं वाली बात को। सारों का एक कंसेंसस जो है वो डेवलप होना चाहिए। मौलाना साहब का मैं बेइंतहा उनकी कदर और इज्जत करता हूँ, उनका बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की सियासत में। उनको भी चाहिए रीच आउट करे। पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में तमाम से राब्ते किए हैं। मौलाना साहब की पार्टी का वफ्द ने तो सर रीच आउट किया था ना खोसा साहब, मौलाना साहब की पार्टी के वफ्द ने रीच आउट किया था। इसहाक डार साहब ने कहा आपने बड़ी देर कर दी आते आते। ये इसहाक डार साहब ने कहा ना, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कहा। सोमरो साहब, पीपल्स पार्टी ने आपको कोई जवाब दिया अभी तक? आप लोगों ने इनसे कोई राब्ता करने की कोशिश की है? जरदारी साहब से तो बड़े दरीना ताल्लुकात है मौलाना साहब के, इतने अच्छे ताल्लुकात है जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई राब्ता उनसे हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए थे, और क्योंकि वजीर आजम के उम्मीदवार वही हैं, वो तशरीफ लाए थे, और मौलाना साहब ने तो उनको अपोजिशन में बैठने का मशवरा दिया था। नहीं, लेकिन अब तो वो वजीर आजम बन रहे हैं ना, तो बन जाए, बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे कि वो इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मजीद मुल्क माशी तौर पर इन हालात में बेहतरी की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह करे कि मुल्क इन क्राइसिस से बाहर निकले और तरक्की करे। अच्छा, आमीन, अल्लाह करे आपकी ये दुआ। मेरे भाई हैं जी खोसा साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं, जो बात कर रहे थे सर मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं ब्रेक के बाद आती हूं तो इस पे गुफ्तगू करते हैं। IMF के खत की बात करेंगे, अब्दुल्ला गुल साहब क्या कहते हैं उस पर, उनका क्या कमेंट है, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक में जाने से पहले राशिद सोमरो साहब कह रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा आप अपोजिशन में बैठे। अब आगे क्या होता है, उन्होंने कहा सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन ये हुकूमत कैसे चलेगी। हमें खुर्रम शेर जमान साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। सो खुर्रम शेर जमान साहब, मेरे साथ दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी हैं पीपल्स पार्टी के, अरशद वोरा साहब भी हैं, और अब्दुल्ला गुल साहब भी हैं, उनको भी वेलकम करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आज खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से राब्ता करने की कोशिश की हुकूमत बनाने के लिए और हुकूमत साजी के लिए भी, लेकिन उन्होंने, और ये बात हम तक पहले भी पहुंची है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब बात सारी ये है कि ये बात ठीक है कि आप ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, इलेक्शंस आप लोगों को भी धांधली ज़्यादा लग रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंडेट चोरी हो गया, यही चीखो पुकार दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। अब आगे हिकमत अमली क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्लान? देखिए जैस्मीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास करना चाहिए था, इनफैक्ट उनको हमारा साथ देना चाहिए था कि जो हमारी 90 सीटें जो चोरी हुई हैं उसमें हमारा साथ दें, और एक जो सही आवाज़ उठानी है जमहूरियत के लिए उसके अंदर अपने हिस्सेदार बने। आपने देखा जैस्मीन, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने उन लोगों को शर्म दिलाई थी जो लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि बिलावल जो है वो धांधली शुदा इलेक्शन जीत कर आए। तो बिलावल ने अपने फॉर्म 45 की पूरी जो है फाइल उन्होंने शेयर कर ली थी। सो बिलावल साहब को क्या इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके भी तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरा, जहाँ पे मिर्जा इख्तियार बेग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीत कर आए, तो क्या बिलावल को ये एहसास है कि बिलावल मिर्जा इख्तियार बेग से पूछेंगे क्या उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं? देखें, ये जमहूरियत आगे बढ़ नहीं सकती है, पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर बेहतरी आ नहीं सकती है। IMF से अगर लोन मिल भी जाएगा तो पाकिस्तान को आप चलाएंगे कैसे? क्या आवाम जो पाकिस्तान से बाहर बैठी एक्सपर्ट्स, क्या वो आपको रेमिटेंसेस देंगे? क्या आवाम इस वक्त जो अपनी जायदादें बेच कर पाकिस्तान से बाहर दुबई, US, इंग्लैंड के अंदर प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ बाहर भेज रहे हैं, क्या वो एतमाद इन मौजूदा हालात में वापस ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे। जैस्मीन, आपको मैं बताऊं कि कल रात तक जो हमारे पास हमारी जितनी भी पेटिशंस थी वो तमाम रिजेक्ट हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 10 दिन ज़ाया करके हमें वापस दे दिए हैं और हमें कहा है कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर जाओ। सो ट्राइब्यूनल्स के अंदर जैस्मीन, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि कितने सालों तक जो है वो रुला दिया जाता है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर रोने के लिए आए हैं
हमने मेहनत करी, हमने काम करा, अवाम ने ढूंढ के जो है ना हमारे जो हमारे सिंबल्स थे उसके बारे में मालूमात हासिल की, लाइनों में 8-8 घंटे लगकर हमें वोट कास्ट किए और उसका सिला हमें यह मिला कि रिजल्ट सारा तब्दील कर दिया गया। जैस्मीन, किसी हाल में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम एक तहरीक शुरू कर रहे हैं पूरी, कल उसकी शुरुआत कराची से हो रही है, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके अंदर अपना आगे का लाएमल सुना रहे हैं। क्या होगा हम जितने भी कराची के जैस्मीन जितने भी नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट्स हैं, हम सब भूख हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं। आपको हमारे एहतजाज बुरे लगते हैं ना, हम नहीं करेंगे एहतजाज, हम भूख हड़तालों पे जाके बैठ जाएंगे। आप चाहते हैं हम अपनी जान दे दें, हम अपनी जान दे देंगे। देखें जैस्मीन, अवाम ने हमें वोट दिया है। शेर जमान साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ ऑन अ सीरियस नोट। ओके, देखिए ये बहुत अच्छी बातें हैं जो आपने ये की हैं कि हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, कैसे चलेगा, रेमिटेंसेस कैसे आएंगी, ये सब। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि तहरीके इंसाफ ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, धांधली हुई, मैंडेट चोरी हो गया, अवाम निकली, सिंबल ढूंढ के वोट डाले, ऑल ऑफ दिस इज मैं ये कहूँगी एक बयानिया है, आपका बयानिया है, पीपल्स पार्टी का है, राशिद सोमरो साहब का है, मौलाना साहब का, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, उनको भी ये है कि जी हमें भी तो वोट पड़े हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, एक्सेप्टेबल। मैं आपसे खाली ये पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि आप हर वक्त किसी न किसी जंग के लिए तैयार होते। मैं आपसे ऑन अ सीरियस नोट ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की, अवाम की बेहतरी की बात करते हैं तो फिर ये बात कहां से आ जाती है कि आईएमएफ को खत लिखेंगे, आईएमएफ से ऐसा करेंगे। पाकिस्तान की स्टेट और अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ाने का क्या फायदा है? मतलब है क्या किसी मिडिल ग्राउंड में पाकिस्तान की अदलिया से, एस्टैब्लिशमेंट से, पॉलिटिकल पार्टीज से आप लोग बात नहीं कर सकते? हमारी अनाएं इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि हम बात ही नहीं करना चाहते। जी बात कर ही नहीं सकते, बस जिंदगी मौत का सवाल है। नहीं जैस्मीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की जो बात है वो हमारी जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने बिल्कुल शुरू में, जिस वक्त वो अरेस्ट भी नहीं हुए थे, जब भी उन्होंने कहा था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो बात नहीं करना चाहते हैं। हम तो आज भी बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आईएमएफ से इस तरह की बात तो अभी तक नहीं की गई है। शायद अगर ये कहा गया कि खाली देख लिया जाए कि इलेक्शन जो है वो धांधली शुदा है, तो खान साहब ने खत लिखा नहीं, आईएमएफ को खान साहब ने खत लिखा है? मेरी नॉलेज में वैसा खत नहीं, अगर आपके पास है तो बताइए। मेरे पास तो नहीं है। वो उन्होंने जेल में सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि मैंने खत लिखा है, खत पहुंच गया होगा। अब अगर आप ये कह रहे हैं, जब खत सामने आएगा, जब अगर खत उन्होंने लिखा है और खत अगर सामने आएगा, उसके अंदर कोई इस किस्म की नाम से बात होगी तो उसके बाद ये एलिगेशंस लगाए जाएंगे ना। नहीं, एलिगेशन की तो बात ही नहीं ना खुर्रम शेर जमान साहब, आप पे एलिगेशन कोई नहीं लगा रहा। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा एज अ पाकिस्तानी। आपका वोटर भी ये पूछना चाहता है कि जंगो जदल का इख्तिताम आखिर कब होगा और कब बैठकर बात होगी। देखें, हम तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं ना, एक आपके लीडर जो हैं वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम भी जेल के अंदर बैठे हुए हैं। हम कोई आजाद तो नहीं है। हमने तो सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाया और कदम बढ़ाया, और हम तो कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। आज पूरे पाकिस्तान ने पीटीआई को वोट दे दिया है, लेकिन अगर अब भी आप बात नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास क्या चॉइस है? जैस्मीन, अगर आप हमारी जगह होंगी, हम कहेंगे हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप कहते हैं बात नहीं करना चाहते। क्या अवाम का मुस्तरद करेंगे? अवाम की वोट का मुस्तरद करेंगे? नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस को आप देखिए, तहरीके इंसाफ, खुरम तहरीके इंसाफ एक बहुत बड़ी रियलिटी है। एवरीबडी नोज दैट, एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन आपको भी इवेंचुअली ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मौलाना साहब भी एक रियलिटी है। आज आपने उनसे बात की ना, 10 साल आपने जो उनके खिलाफ कैंपेन चलाई, लेकिन आज आपको उनसे बात करनी पड़ी। आपको एक्सेप्ट करने का पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो एक रियलिटी है, मरियम नवाज एक रियलिटी है, शहबाज शरीफ एक रियलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है, और पाकिस्तान की आवाम एक रियलिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब को लेकर आगे चलने के लिए मैं, अब्दुल्ला गुल साहब, आई डोंट नो आप मुझे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूं। अब देखें ना, ये खत का एक मामला निकल आया, ये कहते हैं कि बातचीत करना चाहते हैं। अब इस बातचीत के लिए कोई ना कोई तो फॉर्मूला तय करना पड़ेगा ना। क्या पहले पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी होगी और एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ नुमाइंदों को आगे लाया जाएगा? लेकिन जब आप ये आईएमएफ वाली चीज ले आते हैं, फिर अगर वो कहते हैं ना 10 कदम आगे तो 20 कदम पीछे चले गए। मैं गुजारिश कर दूं, देखें, पहली बात यह है कि ये तो हॉर्सेस माउथ से आया है, किसी ने नहीं बताया। इमरान खान साहब ने खुद सहाफियों से कहा है कि मैंने खत लिखा है और वो पहुंच गया होगा। तो फिर अभी मेरे ख्याल में इसमें तो हम कोई बात ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई मेरा डाउट वाली तो बात ही कोई नहीं है, इसलिए खत लिखा है। लेकिन क्या जब शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने जब बाकायदा वजीर खजाना केपी और वजीर खजाना पंजाब को बाकायदा फोन करके, और उनकी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया हुआ,
उन्होंने उसके अंदर क्या बोला था कि जाए पाकिस्तान, हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई इस तरह से करेगा तो फिर हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। ये कैसी बातें हो रही हैं फॉर गॉड से, कि इसके अंदर क्या पिसेगा कौन? क्या आपका क्या ख्याल है, जरदारी साहब पिसेंगे, बिलावल साहब पिसेंगे, या मौलाना साहब पिसेंगे, या नवाज साहब पिसेंगे, या कोई और बड़े साहब पिसेंगे? कोई भी नहीं। या कोई फौज के जनरल पिसेंगे? नहीं, इसके अंदर पिसेंगे तो पाकिस्तान के वो मजदूर तबका जो बेचारे 2 वक्त की रोटी को मजबूर हो चुके हैं। 9.5 करोड़ वो लोग हैं जो इस टाइम पे सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक। अब दूसरी तरफ आते हैं, अभी दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने शुरू में बात कही। देखिए, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने जो बात की कि जनाब वो ये करने वाले जो है कर रहे हैं, दूसरी लफ्जों में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा है। तो फिर मतलब अगर उन्होंने फेडरल के अंदर एक हंग पार्लियामेंट बनानी थी तो फिर ये तो बड़ी कोई बेवकूफी की बात थी कि फेडरल में हंग पार्लियामेंट और सूबों में जो है मजबूत पार्लियामेंट, मेजॉरिटी दे दे। केपी में मजबूत हो, पंजाब में मजबूत हो, सिंध में मजबूत हो। तो मतलब ये बात जो है जरा हजम नहीं होती मेरे ख्याल में। मीठा मीठा हबब और कड़वा कड़वा थू थू ये गैर मुनासिब है। अलबत्ता मैं हैरान हूँ वोरा साहब की बात जो आपने कही। वोरा साहब जो है वो मैं 2 दिन पहले देख रहा हूँ कि इतना पानी आया बारिश के बाद कराची के अंदर कि कश्तियां चलने लग गई, और उसके बाद वोट मिलना पीपल्स पार्टी को बड़ी हैरानकुन बात थी। लेकिन वोरा साहब की बात जो है, देखें हमेशा एमक्यूएम जो है वो माजी में जितनी सीटें लेती रही, क्या उससे ज्यादा नहीं मिली? फिर वोरा साहब भी जो है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है, क्योंकि पहले से ज्यादा सीटें मिली हैं। नहीं, वोरा साहब ने तो एस्टेब्लिशमेंट पे कोई बात नहीं की एक्चुअली है कि हमेशा अब्दुल्ला गुल साहब एमक्यूएम पाकिस्तान, वोरा साहब ने तो एस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं की। जी जी, नहीं, वही बात कर रहा हूँ जो ये अभी कर रहे हैं कि जो है हुकूमत के हमेशा वोरा साहब हिस्सा रहे हैं। एमक्यूएम हमेशा जो है हुकूमत का हिस्सा रहती है। सर मैं आपकी तरफ आने लगी हूं, कंप्लीट कर ले। हमेशा जब एक अपना देखे ना हिस्सा लेती है, ये जितनी भी उनके पास सीटें वोरा जो एमक्यूएम के पास आई हैं और जो मिनिस्ट्रियों की जिसकी बात कर रही थी आप इब्तदाइया के अंदर, ये मिनिस्ट्रियां जो थी माजी के अंदर भी इनमें से कई मिनिस्ट्रियां जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास रही। अभी आ जाते हैं राशिद सुमरो साहब की जानिब। राशिद सुमरो साहब के साथ पहले तो मैं उनकी तबीयत को पूछूंगा, जाहिर है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं जानता हूं लाड़काना के अंदर मैं गया हूं और लाड़काना के अंदर इलेक्शन से पहले हाल ये था कि राशिद सुमरो साहब के जगह जगह जो है वो इनका लोग गुन गा रहे थे। मैं हैरान हूं कि राशिद सुमरो साहब किस तरीके से हार गए हैं। मुझे ये यकीन माने कि मैं हैरान हूं। और मौलाना का जिस तरीके से एक मजबूत जो हमने देखा सिंध के अंदर और माजी में, इसकी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च मौजूद हैं, जलसे जुलूस नहीं, वो तो ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, एक से कथा कलामी माफ सर, कथा कलामी माफ। एक मैं खाली सवाल ये यहाँ पे पॉइंट उठाना चाहती हूँ कि अगर आप माजी के जलसे जुलूसों को देखते हुए मौलाना साहब की सिंध की प्रेजेंस को आप वो जज कर रहे हैं, तो आप सीटों पे जज करें ना कि 2018 में कितनी थी, 2013 में कितनी थी। केपी की आप बात कर सकते हैं, बलोचिस्तान की कर सकते हैं, लेकिन सिंध में मौलाना साहब की माजद के साथ कोई इतना बड़ा वोट बैंक उन्हें पहले भी नहीं मिला और था भी नहीं शायद। जी आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन फिर वोट बैंक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना, जिस तरीके से वो क्या एक ट्रेंड यही होता है ना कि जलसे कर लेना, जलूस कर लेना, मार्चें कर लेना, एहतजाज कर लेना। तो सर फिर वो पीएमएलएन का सबसे ज्यादा बढ़ता ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जलसे जुलूस तो उन्होंने किए, उनको तो खुली छूट थी ना जलसे जुलूसों की, फिर पीएमएलएन को 2/3 मेजॉरिटी मिलती। मुझे अगर बात करने का मौका दे दीजिएगा। देखें इस टाइम पे पीएमएलएन जो है उसने भी एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो पीपल्स पार्टी है उनका भी एहतजाज है, और इसी तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान का भी है, मौलाना फजलुर रहमान का भी है, दीगर जमातों का और पीटीआई का भी है। अब मसला यह है कि अगर सबका इलेक्शन कमीशन, और मेरा भी है, मेरे अपने जो तकरीबन 35 ऐसे रुकन थे जो इलेक्शन में हिस्सा लिया और उनके एंड टाइम पे पार्टी सिंबल चेंज हो गया, मजाक बना दिया। और इलेक्शन कमीशन में वही हाल हो रहा है जो अभी जो हमारे पीटीआई के भाई कह रहे थे, बिल्कुल हमारे साथ भी वही हो रहा है कि वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है वो बात जारी है। मकसद यहाँ ये कहने का है कि अगर सबको इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड को आग लगने वाली है। मतलब ये बड़ा आजकल यहाँ होता है, हर चीज होती है पाकिस्तान में, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि सारे में इलेक्शन कमीशन का किरदार बहुत कमजोर रहा है, मैं इसको सख्त मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात जो
राशिद सुमरो साहब के ऊपर जो वाकया हुआ है, मैं इसकी शिद्दत से मजम्मत करता हूँ। GDA के जो लोगों को मारा गया है, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ हर किस्म की मारपीट की मजम्मत होनी चाहिए। बना लेंगे तो काम चल पाएगा। नहीं, मिलजुल के हुकूमत आप बना लेंगे। जी जी, खुरम शेरजमान कुछ कहते हैं, आप कमेंट कर दें, फिर मैं वोरा साहब के पास जाती हूँ। जी जी, खुरम कमेंट कर दे, फिर वोरा साहब कुछ कहना चाहते हैं। और जैस्मीन, कराची के अंदर मैं आपको बताऊं, आप हैरान होने की भी कोई इसमें बात नहीं है कि MQM जो है वो एक सीट भी नहीं जीती। आपको पता है, ना तो नेशनल असेंबली की ना प्रोविंशियल असेंबली की। फॉर्म 45 हमारे पास साबित करता है कि MQM एक सीट भी नहीं जीती है। आपको पता है, जो MQM की जो हकीकत वाले वोट थे वो मेरी सीट से आपको पता चलेगा कि NA 241 में फारूक सत्तार को 454 वोट मिले हैं, जो फॉर्म 47 में अनाउंस हुआ है। हाउ मेनी? 454 वोट्स फारूक सत्तार को मिले हैं, जहां पे इन्होंने मिर्जा अख्तियार बेग को जो है कामयाबी दी है, लेकिन फारूक सत्तार के बढ़ाना भूल गए। तो ये हकीकत ही MQM की पूरे कराची के अंदर एक सीट भी नहीं जीती है MQM, और तोहफे में बांट दी गई है सारी सीटें। नहीं तो आपके हल्के से अख्तियार बेग साहब जीते हैं और आप भी जीते हैं। मुझे 79,000 वोट्स मिले थे, इख्तियार बेग को 19,000 वोट मिले थे, उनको 54,000 कर दिए गए और मेरे वोट्स को 48 कर दिए गए। और फारूक सत्तार की वोट्स को जो रियलिटी थी वही लिखे हैं 454 वोट्स। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी जबानी आप जीते हैं और इलेक्शन कमीशन के जबान बकौल मिर्जा इख्तियार बेग साहब जीते, और आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन MQM को कोई सीट नहीं मिली। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो हैं वो हैं भी ड्यूल नेशनल, तो उनके खिलाफ तो मैं 2 केसेस कर रहा हूँ। एक केस तो फॉर्म 45 का है और दूसरा एक और केस उनके ऊपर होने जा रहा है कि वो ड्यूल नेशनल है, क्योंकि उन्होंने नहीं तो इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता था कि वो ड्यूल नेशनल है। इलेक्शन कमीशन में जो है उनको आरओ ने रिजेक्ट कर दिया था जब नादरा ने कहा कि आप ड्यूल नेशनल हैं। उसके बाद वो जज के पास गए, हाई कोर्ट ने उनको कहा कि मैं आपको कंडीशनली अलाउ कर रहा हूँ कि जब अगर आप जीत गए तो अपने जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ला के देंगे। आज तक उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया नहीं है। ठीक है खुरम, तो आप ओके, मैं आपका मौक़िफ़ समझ चुकी हूँ कि यू आर गोइंग टू कंटेस्ट एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू कंटेस्ट एंड यू विल गो टू द कोर्ट्स। और अगला लाएमल आप ये बता चुके हैं और भूख हड़ताल का भी आपने बता दिया। वोरा साहब, अब ये जो मौक़िफ़ है, इसके बाद मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि ये हुकूमत ठीक है, मुझे अल्लाह करे कि चल जाएं आप लोग। क्या कहने का मौका, मुझे मौका तो दे दें। जी जी जी, मैं आ गई ना आपकी तरफ। ये जो साहब हैं, ये जो कह रहे हैं, खुर्रम साहब जो कह रहे हैं कि MQM को एक भी सीट नहीं मिली और जो है सारी सीटें जो है बकौल इनके कराची की 22 से 22 सीटें ये जीते हुए थे, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, 4 साल में परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ, मैंने नहीं कहा 45 कह रहा हूं। अच्छा खुरम, एक सेकंड, आप उनको बात करने देना। जी जी, बात करें। मैं बता रहा था कि फॉर्म 45 कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक ठीक। अच्छा, फॉर्म 45 कह रहे हैं ना आपके फॉर्म 45। देखें, बात ये है कि मैं जो कह रहा हूं, जो बात खुरम कह रहे हैं कि उनको 19 सीटें मिली हैं, तो उनकी कराची में परफॉर्मेंस क्या थी? कराची में जो है 25,000 रुपए इनके गवर्नर को मिले थे। कराची में इनके तमाम MNS को 55 करोड़ रुपए 2 दफा मिले, वो तकरीबन 20 अरब बनते हैं। एक प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू किया था जो कि आज तक कंप्लीट नहीं हो सका। इनकी 4 साल में कराची के बजाय पाकिस्तान, जितना कर्ज इन्होंने IMF से लिया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 30 सालों में पाकिस्तान ने इतना कर्ज नहीं लिया, हिस्ट्री में इतना कर्ज नहीं लिया जितना इन्होंने अपने 3.5 साल की हुकूमत में लिया। परफॉर्मेंस क्या थी इनकी हुकूमत की? कोई परफॉर्मेंस एक ऐसी तो बता दें। देखें, ये जो बात करते हैं कि ये जो है हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, तो हेल्थ कार्ड जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं था। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम था, चलाते उसको आगे लेके जाते, लेकिन पूरे मुल्क को चलाना होता है, सिर्फ एक सेगमेंट को नहीं चलाना होता। कराची का हशर पूरा हो गया, कराची में उनको मालूम ही नहीं है, कराची में इनके MNS चाहते हैं सब चोरियां करके, डकैतियां डाल के आगे हैं। और इस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको कि 25 बिलियन में आप मुझे बता दें कि आपने कौन सा काम किया। वो मंगोपीर रोड जो बननी थी, मंगोपीर के मजार तक लवलैंड ब्रिज से, वो उसका सर्विस रोड बननी थी, वो 5 दफा जो है वो दोबारा टूट के बनी, और वो भी जो है 25% बनी, वो पूरी सड़क भी नहीं बनी मंगोपीर तक जहाँ जानी थी। तो रहने जो है आपकी कारकर्दगी आवाम ने पाकिस्तान से बाहर है, परफॉर्म किया है। नहीं, ये पाकिस्तान से बाहर नहीं है खुरम शेरजमान साहब, इनकी बहुत ज्यादा पल्स है।
नहीं, उनका सिर्फ सिंपल सवाल है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने वो कह रहे हैं आप मुल्क से बाहर थे, तो मैंने कहा आप मुल्क से बाहर नहीं थे, आपकी बहुत ज्यादा पल्स है। खुर्रम शेर जमान साहब, बात सिर्फ ये नहीं है, वो सिर्फ एक उन्होंने नॉर्मल सवाल उठाया। आप कह रहे हैं 20 की 20 सीटें जीती हैं, तो फिर उनकी कारकर्दगी क्या थी? और ये जो 25 अरब रुपए की ये बात कर रहे हैं, उसकी कोई डेवलपमेंट, आप कहते हैं ना पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो 2-4 प्रोजेक्ट्स आप भी तो बता दें कि आपके दौर में क्या आपके एमएनएस ने कराची के लिए किया। मतलब हम भी सच्ची बात है उनको ढूंढते रहे, लेकिन हमें मिले नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आप तो मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं, अगर मैं गलत कहूंगा तो आप मुझे रोक भी देंगी। आपको याद है जैस्मीन, जब कराची के अंदर बारिशें होती थी तो अल्लाह की रहमत जो है रहमत में तब्दील हो जाती थी। कराची के जो 3 बड़े नाले थे उनको सफाई कराई गई, उसके अंदर से जो है स्टॉर्म ड्रेन को बड़ा किया गया, उसके अतराफ में सड़कें बनाई गई, वहाँ की जो है जो इंक्रोचमेंट थी उन सब की रीसेटलमेंट की गई। ये नवाज शरीफ को जो याद करे ना कि ग्रीन लाइन आधा अधूरा छोड़ के नवाज शरीफ साहब उस ग्रीन लाइन को इमरान खान ने मुकम्मल करवाया। शहर कराची में जब आग लग जाती थी ना तो यहाँ पे फैक्ट्रियां जल के राख हो जाती थी। यहाँ पे शहर कराची को इमरान खान ने एक सेकंड खुर्रम, एक सेकंड, वोरा साहब ये जो कह रहे हैं ये हुआ है? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में होते इलेक्शन लड़ने आए, वापस चले जाएंगे। ये झूठ कितना बोलते हैं। ये भी कह रहे हैं कि ग्रीन लाइन जो है वो मुकम्मल करी, ग्रीन लाइन आज भी इनकम्प्लीट है। क्या बात कर रहे हैं? जाके सैर करें उसके अंदर। जैस्मीन आपने तो उसके ऊपर पूरी वीडियो भी बनाई है, आपके टीवी ने पूरा शो किया ग्रीन लाइन पे, किया ना जैस्मीन आपने? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया खुर्रम साहब, मैंने नहीं किया, मेरे टेलीविजन चैनल ने किया, मुझे नहीं टीवी ने, आपके चैनल ने किया। किया होगा जरूर, लेकिन मुझे नहीं पता। वोरा साहब वो ये कह रहे हैं कि आपको तो पाकिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप सिर्फ इलेक्शन लड़ने आते हैं और फिर बैरून मुल्क चले जाएंगे। देखिए शहर कराची का जो हशर एमक्यूएम ने किया है ना, इसकी तो तारीख आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। कराची की रोशनियों को छीनने वाले ये लोग हैं, अब ये वापस आ गए। मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे, इनको लेकर तो आ गए हैं, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि ये अवाम के अंदर जब बाहर निकलेंगे ना तो लोग जैस्मीन इनसे पूछेंगे कि आपको वोट तो हमने दिया नहीं था, आप आ कैसे गए यहाँ पे? तो यही हशर होना है। ये निकले अवाम के अंदर, बाहर गए, इनको पता चलेगा, मालूम चल जाएगा। इनसे पूछें, इनके पास फॉर्म 45 है। अच्छा खुर्रम, एक सेकंड पता ही नहीं है ये जैस्मीन, इनसे पूछे फॉर्म 45 इनके पास है, कराची की गलियों से वाकिफ होना पड़ता है, फॉर्म 45 है आपके पास, लोगों से मिलना पड़ता है। अच्छा वैसे मुझे ये अजीब लग रही है बात कि आप दोनों आपस में आप इनसे क्यों झगड़ रहे हैं? आपके पास नहीं चल। अरे भाई फॉर्म 45 है, ठीक है ना, जवाब तो देने दें। खुर्रम कमाल के पास फॉर्म 45 है कि नहीं है? वोरा साहब आपके फॉर्म 45 है? के पास फॉर्म 45 है, कुछ भी नहीं है किसी के पास, ऐसे ही घूम रही है। एक बंदे के पास भी इनके फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। तो गए थे आप नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना खुर्रम साहब के इनके पास फॉर्म 45 नहीं है और इनको कौमी असेंबली की नोटिफिकेशन कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। इनके पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ इनके साथ। आप देखें इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने बोला कि ट्रिब्यूनल के अंदर। अच्छा सर ये तो ठीक है, तो ट्रिब्यूनल फैसला तो करेगा ना कम से कम। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि 20 की 20 नसीब नहीं उनके पास। फॉर्म 45 देखने के बाद केस को डिस्कस किया है, फॉर्म 45 देखने के बाद यही तो मसला है जैस्मीन, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा मालूम ही नहीं है, बातें करते हैं सिर्फ बातें। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 देखा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वोरा साहब मैं इस वक्त चले ठीक है, अब प्लीज खामोश हो जाए, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अरशद वोरा साहब, मुझे इंतजार रहेगा कि आप लोगों ने क्या फैसला किया है शहबाज शरीफ साहब के कितनी वजारतों के हवाले से, और वो जो आपको अमेंडमेंट करवानी है उस पर क्या होगा। तो राब्ता करूंगी इंशाल्लाह ताला। और फॉर मजीद अपडेट्स नाज़रीन स्टे ट्यून्ड टू बोल। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।